हेलो, आज हम पेज 4 को समझेंगे। तो हमारा इस पर इम्पोर्टेंट नंबर 2 क्वेश्चन है UVF रिलेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इसमें ये हमारा कॉनकेव मिरर बना हुआ है, कॉनकेव मिरर जिसके सामने C के बाहर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि 6 चित्रों में ये सेकंड नंबर की पोजीशन है। जब C के बाहर ऑब्जेक्ट होता है तो C के अंदर इमेज बनती है। इमेज बनाने के लिए हमने जो इमेज फॉर्मेशन के लॉज हैं उसमें से नंबर 1 लॉज यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट के ऊपरी कॉर्नर से जो लाइट पैरेलल जा रही है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल गई है, जबकि जो लाइट नंबर 3 लॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपने ही रास्ते पर वापस लौटती है। तो ये जाती हुई रे भी यही है और लौटती हुई रे भी यही है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यही है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड जहाँ पर टकराएंगी वहाँ पर इसका हेड बनेगा। ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो यहाँ बनेगा। दोनों रिफ्लेक्टेड यहाँ आई हैं और बेस पर और प्रिंसिपल एक्सिस पर बेस बनेगा। तो ये अपोजिट इमेज बन गई। अब इसमें हमने डिस्टेंसेस लगाए हैं। सबसे पहले यहाँ से सबसे पास में फोकस है, फोकस का डिस्टेंस स्मॉल f। उसके बाद ये इमेज है a डैश b डैश, उसके डिस्टेंस को स्मॉल v से डिनोट करते हैं सभी क्लासेज में 10th से लेकर MSc तक। इसके बाद है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको r कहते हैं और r इक्वल टू 2f हमने प्रूव कर दिया है फर्स्ट इंपॉर्टेंट में। और सबसे दूर है ये ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस है u। तो ये 4 दूरियां हमें इस क्रम में लिखनी है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब इसके आगे डेरिवेशन में इन द फिगर द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज f। सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर लिया तो उसकी फोकल लेंथ बता दी और उसके आगे एक AB ऑब्जेक्ट है जिसे u डिस्टेंस पे रखा है, जिसका कि फाइनल इमेज बन रहा है डिस्टेंस v पर। इन द फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल a डैश b डैश c देन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये सिमिलर ट्राइंगल्स अब हमें यहाँ पर समझने हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमने 10th क्लास में थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग ये अगर दो ट्राइंगल हैं, एक ये हो गया और एक ये इससे बड़ा हो गया, और दोनों में क्या है, ये एंगल इसके बराबर है जैसे 30 और ये एंगल भी इक्वल है दोनों में 90। तो ये कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स जो देखने में सेम साइज सेम शेप के होते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन है 2 एंगल सेम हो, अगर एक दोनों का सेम है दूसरा भी सेम है, थर्ड ऑटोमेटिक सेम होता है। अब इसमें थेल्स थ्योरम क्या है वो भी अपन देखते हैं। तो ये है अगर ABC और ये है अगर XYZ, तो थेल्स थ्योरम होती है A/X B/Y और C/Z। A/X B/Y यानी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती हैं, ये एक जैसी साइड संबंधित। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आता है वो आपस में होता है इक्वल। तो यही अब हमें नियम यहाँ पर लगाना है 10th क्लास वाला। तो ये ABC A डैश B डैश C के सिमिलर है, इसको चेक कर लें हम। तो देखिए ABC ये रहा और इसी के अपोजिट है ये A डैश B डैश C, तो क्रॉस एंगल सेम हो गए दोनों में, और इसमें ये 90 है तो इसमें ये 90 है। तो ये दोनों एंगल अगर सेम है तो इसके सामने साइड है AB, तो इसके सामने साइड है A डैश B डैश, तो ये दोनों है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB/A डैश B डैश, तो हमने हमारी पहली लाइन में ही लिखा हुआ AB/A डैश B डैश एक हो गया। अब हमने इसका बेस लिया है। अगर इसका ये बेस है तो इसका बेस कौन सा होगा, ये वाला। इसके अपोजिट है ये ट्राइंगल, अपोजिट में उल्टा पलट के ऐसे रख दिया गया है। तो BC/B डैश C, तो यहाँ पर ये आ गया BC/B डैश C। इस तरह दो ट्राइंगल्स ABC A डैश B डैश C में AB/A डैश B डैश हो गया और BC/B डैश C हो गया। अब हमें अगले दो ट्राइंगल लेने हैं। ये जो पॉइंट D था यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराया M, तो DMF और दूसरा इधर ट्राइंगल है A डैश B डैश F, तो DMF A डैश B डैश F 8 बन गया। तो क्रॉस एंगल ये और ये आपस में इक्वल हो गए, इसमें ये 90 है इसमें ये, तो वर्टिकल अपॉन वर्टिकल, तो DM अपॉन होगा A डैश B डैश और इसका बेस है MF, तो इसका बेस है B डैश F। तो ये हमने यहाँ सब कुछ लिखा है DMF सिमिलर टू A डैश B डैश F।
तो हमने यहाँ लिया है, दोबारा बता दें, DM अपॉन A डैश B डैश, और इधर ये बेस है MF, तो इसका पलट में ये ट्राइंगल है, इसका बेस है B डैश F। ये ऐसे यूं घूम गया है। अब आगे चलते हैं। Here AD पैरेलल टू BM, then DM इज इक्वल टू AB। AD पैरेलल टू BM दिखाते हैं आपको। AD जो कि पैरेलल है B और ये रहा M, तो AD और BM चूंकि पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो गैप है वो सेम होता है, तो DM लेंथ और AB लेंथ इक्वल होंगी, तो DM इज इक्वल टू हो गया AB। एंड पॉइंट D इज नियर टू पॉइंट P, देन MF इज इक्वल टू PF। और दूसरी बात इसमें है कि D जो पॉइंट है वो P के पास में है। ये जो है कि D जो पॉइंट है वो P के बिल्कुल पास में है। अगर ये D पॉइंट P के बिल्कुल पास में है तो M भी बिल्कुल यहीं गिरेगा, जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो बगल में ही होगा। तो M और P आपस में इतनी पास है कि चाहे हम PF कहें चाहे MF, एक ही बात है, PF कहो या MF लगभग बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है MF इज इक्वल टू PF। तो इक्वेशन 2 में रखने के लिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक तो DM की वैल्यू ये रही, DM इज इक्वल टू AB रखना है, और एक MF की जगह ये रहा, MF इज इक्वल टू हमें PF रखना है। तो अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। DM की जगह AB है, बाकी पूरी वही इक्वेशन आ गई A डैश B डैश, और इधर MF की जगह PF है, अपॉन में आ गया B डैश F। वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये 3 कहलाएगी, तो इस 3 में हमने 1 से वैल्यू रख दी। देखो LHS देखिए, AB अपॉन A डैश B डैश, यहाँ भी है AB अपॉन A डैश B डैश, तो इसकी जो ये वाली वैल्यू है उठाकर हमने 3 में रख दी, और 3 को हमने नीचे लिख दिया। तो BC अपॉन B डैश C आ गया, और RHS में ये ऊपर से उठा के यहाँ आ गया। इस तरह इस लाइन तक आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में